मुझे बताया जाता है कि जब हम छुट्टियों में शिमला से गांव जाते थे तो गांव वालों को पता चल जाता था कि ज्योति घर आया है। मैं जानकर बड़ा हैरान होता था और खुश भी कि अरे वाह, एक छोटे बच्चे के गांव आने पर आखिर गांव वाले इतना इंटरेस्ट क्यों लेते थे। तो मैं मम्मी से पूछता कि आखिर गांव वालों को पता कैसे चलता था। क्या मेरी वाई भी कुछ ऐसी थी कि गांव की हवाएं बदल जाती थी? हवाएं नहीं बेटा, गांव की शांति भंग हो जाती थी। मम्मी ने मुस्कुराकर मेरे बालों को सहलाते हुए जवाब दिया। क्या शांति भंग हो जाती थी? क्यों? तू रोता इतना ज्यादा था, तेरी चीखें सुनकर पूरे गांव को पता चल जाता था कि तू घर आया हुआ है। ये बोलकर मम्मी ने मेरी क्यूरियोसिटी को किल किया। जी हाँ, मैं बचपन में बहुत रोता था। ऐसा मुझे मेरे बड़े बताते आए हैं। प्यार से कुछ लोग रोंदू बोलते थे, ठीक वैसे ही जैसे हम किसी पागल को प्यार से पागल बोलते हैं, अनपढ़ को प्यार से अनपढ़ बोलते हैं, किसी विकलांग को लंगड़ा, अंधा, भेंगा, जो भी प्यार से मुंह से निकल जाए वो बोलते हैं। उसी प्यार से मुझे भी रोंदू बोलते थे। खैर, ये तो रही बचपन की बात, पर जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मेरा रोना बढ़ता गया। शिमला से स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं आगे की पढ़ाई दिल्ली से करना चाहता था, पर मेरे बहुत ही पसंदीदा मेंटर ने मुझसे कहा कि अभी मेरा दिल्ली आने का टाइम नहीं हुआ है और मुझे वापस जाना चाहिए। मैं उस दिन खूब रोया। रात की बस में दिल्ली से शिमला तक रोता ही आया, पर फिर थोड़े दिनों बाद मैं वापस दिल्ली आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने, और फिर अगले 10 साल दिल्ली में ही रहा। जब मैं दिल्ली आ गया तो मुझे समझ में आने लगा कि अकेला रहना कैसा होता है। ये उतना ही आसान लगता है जितना आसान टीवी पे क्रिकेट मैच देखते हुए लगता है, पर जब असल में आप खुद पिच पर होते हो तो बॉलर के बॉल छोड़ने से पहले आपके पसीने छूट रहे होते हैं। तो एक दिन ऐसे ही लाजपत नगर मार्केट में टहलते हुए मुझे एक दुकान पर हमारे बाबा जी की फोटो दिखी। तो पता नहीं अचानक मुझे फोटो देखकर रोना आ गया। बीच मार्केट में एक जवान लड़का रो रहा था, शायद इसलिए क्योंकि जब मैं शिमला में रहता था तो घर वाले सत्संग जाने के लिए काफी जोर लगाते थे, पर मैं कोई ना कोई बहाना करके काफी बार सत्संग स्किप कर देता था। तो फिर जब अचानक मार्केट में बाबा जी की फोटो दिखी तो लगा जैसे कह रहे हो, घबरा मत, तू अकेला नहीं है यहाँ। और मुझे रोना आ गया। अब मैं कभी भी सत्संग स्किप नहीं करता हूँ। मुझे लाइफ में क्या करना है ये फिगर आउट करने में काफी टाइम लगा, पर देर आया दुरुस्त आया और पहुंच गया मकैन वर्ल्ड ग्रुप। काफी नामी गिरामी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, पर मैं बनना चाहता था कॉपीराइटर। वहां शुरुआत हुई सर्विसिंग ट्रेनी से, और अगर आप सर्विसिंग में हैं और ट्रेनी हैं तो फिर भगवान आपको शक्ति दे। खैर, बनना तो राइटर था, तो मैं अपना लिखा हुआ थोड़ा बहुत मटेरियल वहां के एक बेहद ही बढ़िया इंसान और उससे भी बढ़िया राइटर उत्सव सर के पास लेकर गया। एक बार नहीं, कम से कम 25 से 30 बार। वो हर बार कहते देख कर बताऊंगा। वो काफी बिजी रहते थे, पर मैं तो था ढीठ, फिर से चला जाता था। एक दिन रात के शायद 12 बज रहे थे। मैंने फिर से उन्हें पकड़ लिया और पूछा, सर आपने मेरा काम देखा? उन्होंने कहा, यार बिजी चल रहा हूं, नहीं देख पाया। मेरे कंधे पे हाथ रखा और कहा, मैं पिछले 4 दिनों में कम से कम 30 से 40 स्क्रिप्ट लिख चुका हूं, अभी भी फाइनल नहीं हुई है। आर यू श्योर तुझे राइटर बनना है? मैंने रोते हुए हाँ में सर हिलाया। उन्होंने रोने से मना किया और अगले 10 मिनट में अपने रूम में बुलाया और बहुत ही ईमानदारी से फीडबैक देते हुए कहा, तेरा काम बहुत ही टट्टी है, और कहा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ऑनेस्ट फीडबैक थी, मैंने ली, मेहनत की, फिर से कॉपी टेस्ट दिया और अगले 1 महीने में मैं सर्विसिंग से शिफ्ट होकर क्रिएटिव में आ गया। मैं ट्रेनी कॉपीराइटर बन चुका था। मुझे नकुल सर ने राइटिंग में मौका दिया। वो भी एक मजेदार किस्सा है, कभी और सुनाऊंगा। पर फिर कुछ ही दिनों में नकुल सर मकैन छोड़कर दूसरी एजेंसी चले गए। फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने मुझे वहां बुला लिया। मैंने वहां बहुत मेहनत की। बहुत इसलिए कह रहा हूं कि एक बार ऐसा हुआ कि हम लोग गोवा गए हुए थे, गोवा फेस्ट के लिए। वहां जब मैं नकुल सर से मिला तो मुझे देखकर वो एक ही बात बोले, तुझे देखकर हमेशा काम ही याद आता है। मेरे लिए वो कॉम्प्लीमेंट था। खैर, उन्होंने बहुत रुलाया, उससे ज्यादा सिखाया और उनके अंडर मैंने काफी काम किया। एक दिन सुनने में आया कि सर वो एजेंसी छोड़ रहे हैं।
समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करूं। रात को फेयरवेल में मेरे आंसुओं ने मुझे बताया कैसे रिएक्ट करना है। साले रुके ही नहीं। मुझे याद नहीं बचपन के बाद मैं कब ऐसा बिलख कर रोया था। बहुत रोया। मेरा मजाक भी खूब उड़ा। सिर्फ उस दिन नहीं, अगले कई दिनों तक लोग मुझे मेरे रोने की वीडियो दिखाते रहे। मैं शायद इसलिए रोया था क्योंकि उन्होंने सिर्फ मुझे राइटर बनने का मौका ही नहीं दिया था, बल्कि उसके बाद हाथ पकड़कर, ज्यादातर कान पकड़कर सिखाया भी था। और एक दिन हाथ छोड़ दिया अचानक। और कुछ महीनों बाद मैंने एडवर्टाइजिंग भी छोड़ दी और दिल्ली भी। फिर रेडियो ज्वाइन किया, रेडियो मिर्ची मुंबई जाने से पहले मैं नकुल सर से मिला और उन्होंने मेरे इस फैसले को काफी सराहा। आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने रोने के किस्से क्यों सुना रहा हूँ। ऐसे और भी बहुत से किस्से हैं जब मैं रोया था, वक्त वक्त पे सुनाता रहूंगा। पर जब जब मैं रोया हूँ उसके अगले पल मैं मुस्कुराया हूँ। मेटाफोरिकली आंसू बहाए हैं पर कभी व्यर्थ नहीं होने दिए। हाँ, हूं मैं रोंदू, क्योंकि रोना मुझे कमजोर नहीं इंसान बनाता है। मैं अपने छोटे भाई बहनों से बात करते हुए रो देता हूँ। अपने बेस्ट फ्रेंड्स, बॉसेस, सहकर्मियों के साथ नोकझोंक हो जाए तो रो देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है जहां आंसू है वहां आत्मीयता है। कहते हैं कि जो लोग रोते नहीं वो पत्थर दिल होते हैं। पर कभी ध्यान दीजिएगा, जिन पत्थरों में पानी रेसा होता है वहां पौधे उगाते हैं। पौधा मतलब जिंदगी। आंसू भी ठीक वैसे ही होते हैं, वो आपको जिंदा रखते हैं। और जब तक सांसें हैं मुझे जिंदा रहना है। उसके लिए फिर कितना ही क्यों न रोना पड़े।